आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है क्या अयोध्या पर बातचीत से बनेगी बात, क्योंकि अयोध्या पर अब सुलह की एक और पहल शुरू हुई है। लेकिन तारीखों के जाल में उलझा हुआ कैलेंडर यह पूछता है अपने हाथ की लकीरों से कि बताओ मेरी किस्मत का फैसला कब होगा। अयोध्या केस की फाइलों के पीले पन्ने पूछते हैं कि बताओ कब खत्म होगा मेरी आंखों का इंतजार, कि अब इंतजार भी इंतजार से थक गया है। लेकिन अफसोस आज तक मेरे नाम पर आखिरी फैसला लिख नहीं पाया है। अब वक्त जब मुल्क में अमन की आवाज बुलंद हो रही है तो मेरे नाम पर फैसले के लिए अब आपस में मिल करके तुम सरयू के साहिल पर मेरी किस्मत का फैसला, अब आपस में मिल करके तुम सरयू के साहिल पर मेरी किस्मत का फैसला कर लो। ये बात कहीं ना कहीं अयोध्या शायद आज कह रही है। मिटा दो मेरे माथे से 6 दिसंबर। आइए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं इसी सवाल के साथ कि क्या बातचीत से बाबरी का हल निकल जाएगा। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसा मुकदमा जिसके फैसले के इंतजार में शायद इंतजार भी बैठा हुआ है कि आखिर कब निकलेगा इस मसले का हल। लेकिन एक बार फिर से बातचीत की पहल शुरू हुई है। श्री श्री रविशंकर सभी फरीकैन से मिलकर के इसका हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार बातचीत से बात बन पाएगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको खुसूसी दिखाते हैं इस पर, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। उत्तर प्रदेश का नाम आते ही जहन अयोध्या के सरयू तट पर चला जाता है। चहलकदमी करते हर पांव लिए जाते हैं उस तरफ जहां मजहब में लिपटी कुछ गिरहें आजादी मांगती हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हर जबान पर एक ही चर्चा, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला कब सुलझेगा, जो कोर्ट की हर चार दीवारी से, कानून की हर फाइल, हर पेज से गुजरता हुआ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के दरबार में है, जिस पर दिसंबर के पहले हफ्ते में एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। लेकिन उससे पहले कोशिश ये हो रही है कि ये मसला फरीकैन आपस में बात करके सरयू के साहिल पर सुलझा लें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, जिसकी पहल श्री श्री रविशंकर ने सियासतदानों और दोनों फिरकों के जिम्मेदारों से बात करके शुरू की है। इसी मसले पर बात करने के लिए रविशंकर 16 नवंबर को अयोध्या भी जाएंगे। इसको सही समय पर मैं बताऊंगा कितना प्रोग्रेस हुआ है, पर अभी बहुत उम्मीद है, बहुत आशादायक है। जहां पर भी बात चल रही है वहाँ बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रही है। आई एम मीटिंग गोइंग टू अयोध्या डे आफ्टर टुमारो एंड ऑन द 16th। रविशंकर जी ने पहल किया है बातचीत करने के लिए, तो अपनी मीटिंग वो दिल्ली में की है, लखनऊ में भी करने वाले हैं। तो अयोध्या आते हैं तो हम लोगों से मिलेंगे। हम लोग बात करने के लिए मतलब कोई पीछे नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि सुलह समझौता हो और बातचीत से कोई मसला अगर हल हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। 5 दिसंबर से पहले मंदिर बनने लगे, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। देखिए, कोई भी आदमी अच्छा बात करता है तो उसके सराहना करना चाहिए, लेकिन जो भी हो, अगर राम जन्मभूमि के विषय में सकारात्मक बात करता है उससे बात करने के हम लोग तैयार हैं। बात के लिए दोनों पक्ष सहमत तो हों, और अगर संवाद से किसी समस्या का समाधान निकले तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। वह सौहार्द के लिए भी अच्छा होगा और आने वाले समय में अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी उसकी अच्छी पहल हो सकती है। मुझे लगता है अगर कोई पहल करता है स्वागत है। बातचीत से बात बनाने की कोशिश में जुटे रविशंकर ने बाबरी केस से जुड़े कई लोगों से मुलाकात की है और मामले को सुलझाने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारों का कहना है कि रविशंकर ने बाबरी केस के पैरवीकारों से मुलाकात नहीं की है।
कि ये जो रविशंकर हैं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी भी जिम्मेदारों से बातचीत नहीं किए और ये झूठ को आवाम के सामने रख रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि आप झूठ मत बोलिए। कौन है ये जोकर, कहां से आया ये जोकर? आपका ये सल्तनत मुगलिया का जानशीन कहता है अपने आप को। क्या मजाक कर रहे हैं देश के साथ ये लोग? एक जोकर को लाकर बिठा रहे हैं। कोई बोलता है कि मैं बहादुर अकबर का जानशीन हूं, तो फिर मैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जानशीन हूं। पूरी दुनिया मेरी होनी चाहिए। कोई भी समझौता बगैर दोनों फरीकैन के, दोनों पार्टीज के एग्रीमेंट के नहीं हो सकता है। मुसलमानों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 8 अपीलें हैं, 6 पार्टियां हैं उसमें। अभी तक इन पार्टियों में से किसी से भी कोई बातचीत किसी फरीक की समझौते की नहीं हुई। वो किनसे समझौता कर रहे हैं ये तो वही जाने। लेकिन अयोध्या मामले में सवाल दर सवाल अपने जवाब तलाश रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में है, तो फिर अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए और अदालत का फैसला सबको मंजूर होना चाहिए। I don't know who has authorized him because this case is already before the Supreme Court. Whatever the Supreme Court will decide, that will be, of course, binding on each and every section of the society. बातचीत का दौर शुरू हो गया है। दोनों फिरकों की कोशिश है कि अदालत के बाहर कोई रास्ता निकल आए जिससे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मामला हल हो जाए, जिससे दुनिया में कायम हो एक मिसाल। सारे मजहब एक साथ बैठे सरयू के साहिल पर, महके मंदिर से लोहबान तो मस्जिद से सुनाई दे अजान और अयोध्या से उठे अम्न का पैगाम। मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। तो सवाल यह है कि क्या वाकई अयोध्या से अमन का पैगाम उठेगा? इसमें कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। इस पर जैसे ही श्री रविशंकर बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं, सियासत भी कहीं ना कहीं अपनी जगह तलाश चुकी है और इस पर जोरदार बयानबाजियां भी हर तरफ से हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि बातचीत से आखिर दिक्कत किसको है, लेकिन बातचीत से क्या हल भी मुमकिन है? एक सवाल साथ ही साथ यह भी है। और अभी तक जो अहम फरीकैन हैं उनसे तो बातचीत हो नहीं, तो फिर किनसे अभी तक बातचीत हो रही है? किनसे बातचीत करके हल तलाशने की कोशिश हो रही है? और जहां ओवैसी साहब रविशंकर को जोकर करार दे रहे हैं, तो वहीं जफरयाब जिलानी साहब अपनी ही तरफ से बात कह रहे हैं कि अभी तक फरीकैन से बातचीत नहीं हुई। तो क्या यह अभी तक जमीन पर बातचीत उतरी भी नहीं है, या फिर जमीन पर उतर चुकी है, लेकिन सियासत करने वालों या फिर इसकी मुखालिफत करने वालों को इसमें कुछ अपने मफाद नजर आ रहे हैं? तमाम तरह के पहलू हैं और इन सभी पहलुओं पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हैं जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्टूडियो से हमारे साथ नोएडा के अमीर हैदर जैदी साहब जो कि तर्जुमान है सीपीआई के, वो जुड़े हुए हैं। और राजकुमार भाटी जी लीडर समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं। जेके बेनीवाल साहब हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। और मुश्ताक अहमद साहब हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं वो। बहरहाल इन सभी से हम बातचीत करेंगे और कुछ ही देर में हम जफरयाब जिलानी साहब से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए कम से कम जुड़ेंगे और उनसे भी उनका मौकिफ जानेंगे। लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, ये जो बातचीत हो रही है इसमें क्या अभी भी आपको नजर आ रहा है कि सियासत हो रही है? क्योंकि जहां जहां से हम देख रहे हैं बयान हर तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर तमाम दूसरी पार्टियां। क्या श्री रविशंकर की जो पहल है उसको सियासत से दूर नहीं रहना चाहिए? किसी को भी इस पर सियासी बयानबाजी से क्या बचना नहीं चाहिए? क्योंकि योगी जी ने भी अपनी बात कहीं ना कहीं रखी है इस पर। नहीं, देखिए, आदरणीय योगी जी ने जो बात कही, उन्होंने कुल इतना कहा कि अगर बातचीत से कोई रास्ता निकलता है तो ये स्वागत योग्य है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अभी हालिया ये कहा था कि अगर कोर्ट के बाहर दोनों पक्षकार इस पे कोई समझौता, किसी सेटलमेंट पे पहुंचते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और
देश और दुनिया में तमाम माने करोड़ों अरबों लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इसका शांतिपूर्ण मसला इसका हल हो। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कई बार स्पष्ट कर चुका है कि यदि दोनों पक्षकारों के बीच आपस सेटलमेंट बनता है तो ये एक राम मंदिर रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होता है। और अयोध्या जहां भगवान राम का जन्मस्थान है, आखिर वहां भगवान राम लला का मंदिर नहीं बनेगा तो आखिर किसका बनेगा? ये दुनिया इस सच से वाकिफ ठीक है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, चाहे ओवैसी कह रहे हैं कुछ या फिर गुलाम नबी साहब कह रहे हैं कि किसने आखिर रविशंकर को ऑथराइज किया, आखिर किसने भेजा, किस हैसियत से श्री श्री रविशंकर बातचीत कर रहे हैं, तो इन बयानात या फिर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिन लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, मुझे लगता है कि उनका अगर वो दिल पे हाथ रख के बात करेंगे तो वो भी ये चाहते होंगे, लेकिन क्योंकि वो राजनीतिक उनकी मजबूरी है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह बयान देते रहते हैं। अच्छा, इस वजह से उनकी जफरयाब जिलानी साहब कह रहे हैं कि वो कई लोगों से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन जो असल फरीकैन हैं, दोनों पक्षकार हैं, उनसे मुलाकात नहीं की, तो किससे बात कर रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये तो श्री श्री रविशंकर जी ही बताएंगे कि किनसे वो मिले हैं, किनसे नहीं मिले हैं, किनसे बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में तो चूंकि वो पहल कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, तो वही बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं कि एक नेक काम के लिए अगर कोई पहल होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और जैसा अरबों लोगों की इच्छा है, आस्था का केंद्र है भगवान राम, उन लोगों की भावना का भी सम्मान होता है। चलिए, अगर अकीदत का मामला है ये, ठीक है। अमीर हैदर सैदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सियासत तो इसमें कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि श्री श्री रविशंकर पहुंचे भी नहीं हैं अभी फरीकों से बातचीत के लिए। उससे पहले ही कई तरह के बयानबाजियां, उन्हें जोकर तक कह देना, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या ये बातचीत की जो कोशिश है उसे रोकने की, उसके अंदर मट्ठा डालने की कोशिश नहीं नजर आ रही? मट्टा डालने की कोशिश नजर नहीं आ रही। श्री श्री रविशंकर जी को कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। उनसे कौन आदमी बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो अपनी मर्जी से किसी से भी बात कर रहे हैं। नए पार्टी सामने आ रही है, कोई भी आके कह देता है कि साहब फला का कोई मतलब वास्ता नहीं है, हम हैं ऑथराइज, हम बात करेंगे। जैसे एक शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अभी नए प्रकट हुए हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं गबन के, और वो उसे बचाने के लिए वो नया स्टैंड लेके आए। मसला ये है कि जफरयाब जिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट का उसमें केस लड़ रहे हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं। जब बाबरी मस्जिद पक्ष से जुड़े हुए आदमियों से अभी तक कोई बात ही नहीं हो सकी, तो श्री श्री रविशंकर किससे बात कर रहे हैं? खला में बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं? तो सवाल तो बन जाते हैं। अगर नेक नियति से बात करनी है तो श्री श्री रविशंकर को पक्षकारों से बात करनी चाहिए। बाकी और जो लोग हैं, शिया वक्फ बोर्ड तो बाकायदा गया था, वसीम रिजवी साहब इकबाल अंसारी साहब से मिले, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से बातचीत हुई, हमने मसौदा भी रख दिया है अपना। और उसके बाद जब इकबाल अंसारी सामने आए तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानते कि वो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। लेकिन बातचीत तो अलग अलग फरीकैन कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, जो मेन दो फरीकैन है उसके अलावा भी नहीं। वो शियों के भी नुमाइंदे नहीं है, वक्फ बोर्ड उनके बाप की जागीर नहीं है। वो गवर्नमेंट ने एक नुमाइंदा वहां मुंतखब कर दिया है, कोई शिया कम्युनिटी ने उन्हें नहीं चुना है कि वो साहब वो शियों की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड ने कह दिया है, उनके बाप की आराजी है शिया वक्फ बोर्ड। काश आज वो सिक्योरिटी कल हट जाएंगे। करप्शन के मुद्दे इतने हैं, दरगाहों को उन्हें माफियाओं का अड्डा बना दिया है। वो अपने मुद्दे से तो सुलझाए पहले, अब वो उनसे बचने के लिए नया शगुफा छोड़ रहे हैं। शिया बाबरी मस्जिद का मसला दूसरा है। बाबरी मस्जिद की दलील भी तो है, उनके हिसाब से मीर बाकी ने इस मस्जिद को 1528 में बनवाया। मीर बाकी ने बनवाया था, वो अपनी अगर बात कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा रहे हैं, तो क्या उन्हें अपनी बात रखने का हक भी नहीं है? या हक रखना चाहिए? हर देश के हर नागरिक को अपनी बात रखने का हक है। हाँ। मैं व्यक्तिगत अमीर हैदर जैदी की हैसियत से कोई बात रखता हूं तो मैं कहूं ये व्यक्तिगत है। पार्टी की हैसियत से मैं यहां बैठा हूं, पार्टी का मत है कहना जी वहां बाबरी मस्जिद थी
उसे गिराया गया। 6 दिसंबर हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर कलंक है और वो कानून के जरिए अगर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की जो बात आएगी उसे मानेगी। लेकिन क्या बीजेपी मानेगी? बीजेपी तो उसे मानने को तैयार नहीं है, कहने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मानेगी कि नहीं मानेगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अवाम की क्या राय होगी? अवाम की राय होगी तो उसके लिए बाहर समझौता जरूरी है। चलिए, बाहर पक्षकार उनसे बात करें तो कोशिश हो रही है ना। राजकुमार भाटी जी, बाहर समझौता जरूरी है, अमीर हैदर जैदी साहब भी कह रहे हैं, क्योंकि अवाम का मामला है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ जमीन के मामले को समझेंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड एक तरीके से सामने आ चुका है कि वो कह रही है कि आप लोग आपस में बातचीत को सुलझा लीजिए, अकीदत का मामला है। लेकिन अभी जो पहल हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? आपकी सरकार रही है, ये राम मंदिर के नाम पर, भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इतने झूठ बोल चुके हैं, इतने गुमराह कर चुके हैं लोगों को, इतना धोखा इस देश के साथ कर चुके हैं और वोटों की इतनी फसल काट चुके हैं कि इनके ऊपर विश्वास आम तौर पे होता नहीं। लेकिन राजकुमार भाटी जी, यहाँ पर ना बीजेपी है ना आरएसएस नहीं, है। 100% बीजेपी है, 100% बीजेपी है, 100% आरएसएस है। श्री रविशंकर को क्या सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त किया है? श्री रविशंकर को क्या सरकार ने मध्यस्थ नियुक्त किया है? वो एक पक्ष की भाषा बोल रहे हैं, वो एक पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। और अभी आपके सामने जफरयाब जिलानी ने बताई दिया है कि जो पक्षकार हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे किसी से उन्होंने बात नहीं की है। और एक इस तरह का माहौल बनाना, ये एक बहुत एक सोची समझी साजिश के तहत एक इस तरह का माहौल बनाना कि माहौल बनाने का मतलब क्या है? मैं बताता हूं, उसी बात को कह रहा हूं कि हम तो साहब बात करना चाह रहे थे, ये बात नहीं कर रहे। अच्छा, बात किस हैसियत से आप कर रहे हैं? कल को आप जोर जबरदस्ती कर सकें, माहौल बना करके क्या मुद्दे को सिर्फ उस तरह का माहौल बना दे, या तो आप सुप्रीम कोर्ट रखा जा रहा है फैसले का इंतजार कीजिए। चलिए, क्या ऐसा है राजकुमार भाटी जी के मुताबिक तो सिर्फ मुद्दे को गर्म रखने की कोशिश हो रही है और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, असल तो इसको निपटाने का या फिर इसको हल करने का कोई मतलब भी है और मकसद नहीं है? देखिए मैं सियासी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक आप बात आपने बाकायदा हमारे पैनलिस्ट ने भी जितने भी बोले हैं वो यही बात आई है कि ये आवाम का मुद्दा है, ये आस्था का मुद्दा है। मुझे बता दीजिए, भगवान राम की जन्मभूमि पे भगवान राम का मंदिर बने या ना बने कौन डिसाइड करेगा? आवाम करेगी। और आवाम यहां पर जब ज्यादातर जितना मेजोरिटी में है वो हिंदू है और राम का आस्था रखता है, तो मुझे बताइए उसका पक्षधार कौन हुआ ज्यादातर? दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो अभी पहल हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि देखिए हम एक अमन चैन के हमारा देश, हमारा डेमोक्रेटिक पूरी दुनिया में माना हुआ देश है, अगर डेमोक्रेसी यहां पर जीवित है। क्या जीवित है? अगर हम भाईचारे से रह रहे हैं, भाईचारे का मतलब क्या है कि आपसे ही सहमति बनाओ, क्या बनाओ कि बाहर आप पक्ष लेके आओ। देखिए डिसाइड तो वो कर दिया, जन्मभूमि है, लेकिन बेनीवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो ये भी है ना कि कौन फरीकैन है, पक्ष कौन है? पक्ष देखिए, पक्ष दो नहीं, देखिए सहमति किस बात पे बना है? जैदी साहब मैं जैदी साहब एक दो अक्षर कहना चाहता हूं। देखिए दो पक्ष है, नहीं एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, दो पक्ष है हमारे, बिल्कुल सीधे सीधे पक्ष हैं। इधर तो निर्मोही अखाड़ा और हमारा राम जन्मभूमि न्यास, उधर आप आ जाइए, उधर आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और बाबरी मस्जिद एक्शन मैं भी जानता हूं। अब आपने बताइए आप डिबेट में सहमति बनाए, देखिए लेकिन नहीं और किस पे सहमति बनाए ये कहें कि साहब कहना चाहिए हमारी आस्था है, सहमति किस पे बनेगा? आइए बात करें। देखिए सीधी सी बात है, पहले ये तो तय आप मुस्लिम, देखिए साहब आपके शिया लोग भी कह चुके हैं कि वो बाबर के टाइम में मीर बाकी ने बनाई, मीर बाकी शिया था, शिया सुन्नी लड़ाई करेंगे क्या? पहले कानून के दायरे के अंदर अगर बात करें, कानून का 5 तारीख का संविधान पीठ में ये सुनवाई चल रही है, उससे पहले कोशिश हो रही है कि शायद बाहर की कोई चीज आगे सुप्रीम कोर्ट में दे दी जाए। ये कि साहब कुछ भी होगा, मंदिर तो वहीं पर नहीं, देखो ऐसा नहीं, देखिए आज बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, आपसे बात क्या करेगी? बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और दिल बड़ा करके तो आप बैठे ना। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ बाबरी एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी साहब फोन के जरिए जुड़ चुके हैं। जफरयाब जिलानी साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। हम बातचीत का जो एक पहलू हुई है उस पर बात कर रहे हैं आज, तो किस तरह से आप देखते हैं श्री रविशंकर की इसमें जो दखल है, जिस तरह से वो बातचीत करने की पहल कर रहे हैं? 16 तारीख को वो अयोध्या पहुंचेंगे, तमाम फरीकैन से बातचीत की बात कर रहे हैं और हल निकालने का दावा कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं? जी जफरयाब जिलानी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जफरयाब जिलानी साहब, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी
जफरयाब जिलानी साहब, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत इस्तकबाल जिलानी साहब आपका जी सलाम पर। शायद आप तक मेरा सवाल नहीं पहुंच पाया, मैं उसको दोहरा देता हूं। जी, अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, श्री रविशंकर ने जो बातचीत की कोशिश की है, पहल की है, उस पर क्या हल निकलेगा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका अपना मौकिफ क्या है। श्री रविशंकर ने जो पहल की है, तमाम लोगों से अभी तक मुलाकात कर रहे हैं, और फिर जो मेन फरीकैन है उनसे मुलाकात करने के लिए 16 नवंबर को वो पहुंचने वाले अयोध्या। किस तरह से आप देखते हैं इस कोशिश को, और क्या आपको लगता है कि यह मुस्बत पहल है और नतीजा निकालेगी? देखिए, हमें अभी तक तो इसकी कोई इत्तला नहीं है कि रविशंकर जी के पास मसले के हल के लिए क्या प्रपोजल है। हमने, जिन लोगों ने हमसे रास्ता किया था, हमने उनसे कह दिया था कि देखिए, बाबरी मस्जिद पर अभी तक जो लोग बातचीत की बात करते हैं वो घूम फिर कर ये कहते हैं कि मुसलमान अपना क्लेम इस पर से खत्म कर ले, उठा लें। तो ये तो कई मरतबा बोर्ड ने इस पर गौर किया, तमाम मुस्लिम तंजीमों ने गौर किया, और सबने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। लिहाजा अगर यही प्रपोजल उनके पास है तो बेहतर ये प्रपोजल ना देंगे। अच्छा। अगर इसके अलावा कोई प्रपोजल है तो वो पहले विश्व हिंदू परिषद से बात करें, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद उनकी बातचीत के मसले पर मुखालफत कर रहा है। तो पहले वो अपने प्रपोजल के बारे में विश्व हिंदू परिषद से बात करें, और फिर उस नहीं तो जिलानी साहब, क्या आपको लगता है कि विश्व हिंदू परिषद एक फरीक है, एक पक्ष है इस पूरे मामले में? क्यों नहीं, वो तो है। प्लेंटिफ सूट नंबर 5 का जो प्लेंटिफ है, हाँ। वो विश्व हिंदू परिषद का जिम्मेदार है, वो सारा मुकदमा वही लड़ रहे हैं। तो ठीक है, अगर वो ये बात कह रहे हैं, वो तो सभी फरीकैन से मिलेंगे ना, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो। को एक एहतराम की नजर से देखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो उनकी शख्सियत जाया हो। ये मसला ऐसा है कि जिसमें पॉलिटिकल लोग जो हैं, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, RSS, ये सब इन्वॉल्व है। लिहाजा उनकी शख्सियत को मजबूर करने की वो कोशिश करेंगे। अगर उनका दिया हुआ प्रपोजल, कोई प्रपोजल ऐसा होगा तो वे कहेंगे साहब मुसलमानों ने नहीं माना। मैं चाहता हूँ उनकी शख्सियत जाया ना हो, वो पहले अपना प्रपोजल इन लोगों से डिस्कस कर लें। ठीक है, लेकिन चलिए, आप उनसे बात करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी अगर वो 16 की बात नहीं है, मेरी बात की बात नहीं, हम लोग को उनके उस पर नहीं चलते हैं। अब वो तो उनके ऊपर है ना जिलानी साहब, वो तो उनके ऊपर है ना कि वो पहले किससे मिलते हैं, बाद में किससे मिलते हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं तो हमारा जवाब सुनिए। जी हाँ, हमारा जवाब ये है कि अगर वो उनसे नहीं मिलते आते हैं, हाँ। तो यकीनन जो वो फरीक उनकी बात नहीं मंजूर करता है तो उनका ये इसे पालना मेरी नजर में मुनासिब नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि वो किससे पहले मिलते हैं और किससे बाद में मिलते हैं, क्योंकि वीएचपी ने डिपेंड करेगा, ये फरीकैन पर डिपेंड करेगा कि वो क्या किस शर्त उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो मतलब एक ये कि अगर आप चाहते कि पहले इधर मसला सुलझाएं, उसके बाद वो कम से कम अयोध्या पहुंचे, उससे पहले नहीं। मुझे उनके अयोध्या आने पर कोई इतराज नहीं है। वो एक हिंदुस्तान के जिम्मेदार शहरी हैं, हाँ। वो हर जगह जा सकते हैं, हर एक से बात कर सकते हैं। मुझे उनके उससे कोई, मेरी बात आपने पूछी तो मेरा उनको ये मशवरा है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जफरयाब जिलानी साहब। तो आपने देखा कि वो कहीं ना कहीं फरीकैन से बातचीत करने के बाद वो भी कह रहे हैं कि सभी फरीक से बातचीत करें, और वीएचपी भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी बात रख रहा है, और ये कह रहा है कि उनकी प्रपोजल को हम नहीं मानते और उनको नहीं मानते कि वो बातचीत करें। इस पर भी हम जरा रिएक्शन लेंगे बेनीवाल साहब से, लेकिन मुश्ताक अहमद साहब, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। अगर मैं इसको कानून के रोशनी में समझने की कोशिश करूं पूरे मामले को, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में मामले को देखें तो मामला तो जमीन के तनाजे का है, देखिए मालिकाना हक का है। नहीं, इससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं जी, जो कि लोगों को नहीं मालूम है। और वो बात यह है कि जब 1994-95 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था एक्विजिशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज एट अयोध्या एक्ट और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, दोनों को मिला करके सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, और उस फैसले के आखिर में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि क्या ही अच्छा होता कि जो है दोनों फरीकैन, दोनों पार्टीज जो है मिल करके जो और इसको आपसी समझौते से इसको हल करते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने देखा कि जो आर्गुइंग काउंसिल से, चाहे वो हिंदू काउंसिल हो या मुस्लिम काउंसिल हो, उन लोगों ने एक बहुत अच्छी यूनिटी की मिसाल दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको जो है सुलह सफाई के जरिए
इसको हल किया जाए। ठीक है। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है ये अपनी एक राय दे चुका है और एक बहुत अच्छा मौका हम लोगों ने गंवा दिया। उसके बाद 2017 में भी उसने अपनी यही राय दी। जस्टिस JS खेहर ने खुद ऑफर किया कि हम जो है कंप्रोमाइज के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज के लिए तैयार होता तो ये बहुत बड़ी बात होती और उसके लिए लोग तैयार होते और उसकी एक बात, लेकिन बहरहाल जो है वो नहीं हो पाया। नहीं तो सर मैं कानून की रोशनी में समझना चाहता हूं कि मामला है कहां पर और किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। बातचीत का तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि बातचीत का एक तरीका है, लेकिन कानून के नुक्ता नजर में या फिर अदालत की दहलीज पर कितना मुमकिन है या कितना टफ नजर आता है? नहीं देखिए, अदालत का जहां तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जो है इसको ले लिया है और केस की जो है हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है और उन्होंने बहुत सीरियसली जो है कहा है, वही सारी आज से 3 महीने पहले इसमें डेट पड़ी थी और 3.5 महीने के बाद एक डेट पड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के रवैये से और उस दिन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा ने जिस अंदाज में बात की तो उससे ये लगा कि वो लोग बहुत सीरियस हैं कि इसको जो है मसले को हल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का तो ये ताल्लुक है कि सुप्रीम कोर्ट इज फुल्ली सीज्ड फॉर हियरिंग द मैटर और उसी के हिसाब से दोनों तरफ की पार्टीज हैं वो भी जो है अपनी तैयारी। तो सर अभी तो वही हो रहा है, लेकिन उस पर भी बातचीत को लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं सामने, सियासत हो रही है, अपनी अपनी बात रख दे रहे हैं। बातचीत को तो होने नहीं दिया जा रहा ना सर। सुप्रीम कोर्ट को सियासत से कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कॉम्प्रोमाइज से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, जो रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, वो आइन की रोशनी में करेगी। तो आइन की और कानून की बहुत सारे कानूनी नुकात हैं इसमें, उसकी बुनियाद पे फैसला करेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर वो हिंट दे चुकी है कि बाहर इसका हल निकाला जाए और अगर वही कोशिश हो रही है तो फिर दिक्कत कहां है और किसको दिक्कत है? मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का और चला है, ब्रेक से लौटते और फिर बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद जो तनाजा है, क्या वो हल होने की सिमत में आगे बढ़ रहा है? क्या सुलह की जो नई पहल श्री श्री रविशंकर ने की है वो कोई मुस्बत नतीजा निकालेगी? और उससे पहले जो सियासत हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, वो आखिर क्यों हो रही है? किसको दिक्कत है इस बातचीत से? इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और बेनीवाल साहब, मैं आपसे रिएक्शन जफर जिलानी साहब की बात पर लेना चाहूंगा कि एक तो ना ही कोई प्रपोजल श्री श्री रविशंकर जी की तरफ से उनके पास रखा गया, वीएचपी की अपनी ही एक दलील है, वो अपनी ही तरफ से मुखालिफत कर रही है। तो जब तब सभी फरीकैन से बातचीत होगी तो वीएचपी भी तो उसमें शामिल है और वीएचपी से बात क्यों नहीं हो रही है? पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, वीएचपी एक बहुत बड़ा पक्ष है। आप ये समझ लीजिए कि जब वहां पर ये सब घटनाएं घट रही तो वीएचपी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं श्री श्री जी का पहल का स्वागत करता हूं, कोई भी हो, श्री श्री जी की जगह अगर कोई ABCD कोई भी हो, देखिए वो नुमाइंदे किसी ने अपॉइंट किए नहीं कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात मैं जफर साहब की जना बिल्कुल आपसे साथ सहमत हूं कि पहले वो हमारे अपने पक्षों से भी बात कर लें, वहां जाने से पहले अपना पूरा पक्का कर लें, ये बात मैं सहमत हूं। अब दूसरी बात आ जाइए। नहीं तो क्या उन्होंने किया? ये देखिए उन्होंने तो किया होगा, तैयारी होगी। देखिए जब वो तो 16 को जा रहे हैं आज तो, नहीं जब बात हुई, नहीं बेनीवाल साहब, जब बातचीत हुई तो वीएचपी का अपना मौकिफ, उसकी मुखालिफत पहले अब आ गई। अरे वही तो मैं अगर बातचीत अगर वो कर चुके होते तो वीएचपी तो राजी होती। मैं वही कहने जा रहा हूं। अंदर देखिए, आज वो होम मिनिस्टर से मिले हैं, हो सकता है वीएचपी के नुमाइंदों से मिले होंगे, मेरे पास वो खबर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको कह रहा हूं, ये तो एक पक्ष हो गया। अब जफराज जिलानी साहब ने एक बात कही, बड़ी बड़ी अहम बात कही है कि हमें तो एक ही बात कही जा रही है कि उसका पक्ष छोड़ दीजिए और हम तो इस्लाम की नजर से देखते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं जिलानी साहब से, मुझे बता दीजिए, आपके जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्री हैं, टर्की हो, ईरान हो, इराक हो, आप ये सऊदी अरबिया हो, क्या वहां मस्जिदें नहीं टूटी? क्या वहां दूसरी जगह नहीं बनी? आप देखिए, आप सवाल यह है कि राम का जन्म है वहां पर, राम की जन्मभूमि नहीं बदल सकती, इसके बदले यही तो सुलह हो रही है। भाई आप मस्जिद जहां भी लेना चाहे, वो वही तो बैठने का मसला है। मसला क्या है? मसला केवल एक है कि मस्जिद के बदले आप क्या जगह लेंगे। राम जन्मभूमि का फैसला तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया, प्रूफ कर दिया आपको, सुप्रीम कोर्ट से जवाब लेता हूं मैं इस पर। तो और क्या करेंगे आप? जैदी साहब, आपको मिल गया अपना पक्ष, अब आप इस पर क्या कहेंगे? मामला तो पूरा अकीदत का है,
देखिए, जो जफर याब जिलानी साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। श्री रविशंकर क्या ऑथराइज हैं? उनका कोई प्रपोजल भी नहीं है। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट की उसका फैसले का सम्मान नहीं कर सकते, वो श्री रविशंकर के प्रपोजल को क्या मानेंगे? अगर मान लो ये किस बिना पर कह रहे हैं कि किसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं? जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी, केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद भी, उत्तर प्रदेश के हलफनामे के बावजूद भी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। और उसके ऊपर जब सुन लीजिए जब उसके ऊपर कहना चाहिए टूट गई, तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उन्हें सजा कितनी दिन हुई? एक दिन की सजा होती है। तो ऐसे क्या होगा? दूसरी एक चीज और आती है, सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कोई नहीं होता। दूसरी एक चीज आती है कि मथुरा और काशी, अभी योगी आदित्यनाथ जी का बयान आप दोबारा चला लीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का मसला हल हो जाएगा, तो और मसलों का भी हल हो जाएगा। और मसले क्या है? ठीक है, नहीं और मसले क्या है वो नहीं खुलाते। तो इनका एजेंडा जो है वो दूसरा है, छोटा सा। दूसरे छोटा सा जवाब सुन लीजिए, आप दे दीजिए सर जवाब। दूसरे जब ये कहते हैं कि साहब आस्था का मामला है, मंदिर तो वहीं बनना है, तो फिर बात ही किस बात की कर रहे हो सर आप? बात तो जब होनी चाहिए कि साहब आज इस बात पे विवाद है, आइए बैठ के क्या समझौता करते हैं। जैदी साहब 1992-93 मैं आपको 1992-93 में ले जाता हूं का मामला है। देश के तो कोई सुना नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष छोड़ दिया। जैदी साहब सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद नहीं थी तो इतिहास सुन लीजिए ना। मोहनजोदड़ो की देखिए, तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो जिस जमीन का वारिस था, वो उस जमीन को रियासत में जमीन मिलेगी, देखिए नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, देखिए हमारे प्रधान कब से लागू? जैदी साहब सुन लीजिए, 1950 के बाद देश का संविधान, एक आपके सामने पक्ष, देश का संविधान लागू हुआ, एक पक्ष रख रहा हूं मैं, तो कहां लेके जाओगे? एक पक्ष रख रहा हूं। अब माननीय कोर्ट के सामने नरसिम्हा राव जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है, अगर जब वहां राम जन्मभूमि प्रूफ होती है तो मैं पूरी जमीन राम मंदिर को देने को तैयार हूं। तो आज तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रूफ कर दिया है कि हाँ, ये हिस्सा राम जन्मभूमि का था, एएसआई के पूरे प्रूफ के साथ दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन ये एक पक्ष को क्यों नहीं लेते आप? सुप्रीम कोर्ट में बदले गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, एक पक्ष में कहा है, तमाम हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में बदले गए, बदले गए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। ठीक है, हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, क्या नहीं कहा है, मैं मुश्ताक अहमद साहब को बीच में लाना चाहूंगा। मुश्ताक अहमद साहब, हाईकोर्ट के फैसले की यहाँ पर दलील दी जा रही है, क्या कहता है? देखिए, हाई कोर्ट का फैसला जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज फैसला है। उसमें जो है हाई कोर्ट ने कहा कि ये हिस्सा आप ले लीजिए, ये हिस्सा आप ले लीजिए, ये हिस्सा आप ले लीजिए, 3 हिस्से। हाँ। और इसीलिए जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में उस पर हियरिंग हुई तो रोक लगा। जस्टिस आफ्ताब आलम और दूसरे से उन लोगों ने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, ये तो कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है ना। और वो बात नहीं कही गई है हाई कोर्ट ने कि साहब यहाँ पे राम जन्मभूमि था और ये था वो था, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तीनों पार्टियों को दिया है। मैं इससे हट करके एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में 3 मुकदमे चल रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ 2 ही मालूम है, एक सुप्रीम कोर्ट का मालूम है और जो क्रिमिनल केस जो मस्जिद तोड़ने का चल रहा है उसका मालूम है। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा है जिसको किसी को उसके बारे में मालूम ही नहीं है। कल्याण सिंह को जो है मस्जिद तोड़ने के लिए सजा नहीं मिली थी, कोई और वायलेट किया था, उसके लिए की एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में। जो मस्जिद जो टूटी है तो उसका जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है एलके आडवाणी और बहुत सारे मिनिस्टर के साथ चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस उसमें इश्यू किया है और एसएम असलम ने भी जो है उसने भी जो है केस किया था। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में कितने कंटेम्प्ट के केसेस उस वक्त से जो है फैसले हो गए और लेकिन सर उसका फैसला अभी तक नहीं आया और कानून भी ये समझ रहा है कि ये कितना ज्यादा नहीं आया, जज्बाती और कितना सेंसिटिव मामला है। शायद इसीलिए वो भी तमाम फरीकैन के को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा जैदी साहब, जब बात हर फरीकैन के बातचीत की होती है तो ठीक है, सबसे बातचीत कर रहे हैं, बातचीत होने तो दीजिए, बातचीत पहुंचने तो दीजिए। इससे पहले ही आप भी ये कह रहे हैं कि आवाम फैसला करे, कोई भी नुमाइंदा हो, वो श्री रविशंकर हो या कोई भी हो, बातचीत की पहल हो रही है, तो एक सालिसी पहुंच रहा है, मीडिएटर है, सब फरीकैन से बात कर रहा है, क्या बुराई है इसमें? देखिए, जफर याब जिलानी साहब सही कह रहे हैं। क्या श्री रविशंकर जी का जो निर्णय होगा या वो जो किसी नतीजे पहुंचेंगे, क्या वीएचपी उसे मानेगी?
नहीं मानेगी, और जब नहीं मानेगी तो यह तो कोर्ट ऑथराइज करे कि श्री श्री रविशंकर जी मध्यस्थता कर रहे हैं, और मध्यस्थता में जाके उनके साथ बात कीजिए, दोनों की बातें गोपनीय रखी जाएं, उनको उजागर ना किया जाए, तब जाके कुछ होगा। लेकिन जब एक पक्ष जाके ये कह रहा है शुरू में ही कि भाई हमारी तरफ से तो ये प्रपोजल है कि मुसलमान वहां से अपना अधिकार छोड़ दें, तो फिर बात किस पे होगी? कंप्रोमाइज किस बात पे होगा? प्रपोजल कोई श्री श्री रविशंकर जी का है नहीं। देखो जैदी साहब जिस तरफ ले जा रहे हैं बात को, देखो बात वो नहीं है। बात आप कोई प्रपोजल बता दीजिए सर, बता रहा, आप बताइए आपकी तरफ से क्या प्रपोजल है? हमने कई बार प्रपोजल दी है, इस क्या प्रपोजल है बताइए। प्रपोजल दे रहा हूं मैं, बताता हूं आपको। देखिए प्रपोजल तो जो निर्मोही अखाड़ा या जो पक्षकार हैं वो देंगे, मैं अपनी एक राय दे सकता हूं। मैं राय ये दे रहा हूं कि आज दोनों कमेटी को बैठ के ये डिसाइड करना होगा, क्या राम जन्मभूमि के साथ में मस्जिद अब अगर नहीं है तो क्या उसको मस्जिद बनाएं? तो महाराज मेरा एक सुझाव है आपको, बैठना पड़ेगा। मेरा एक सुझाव है आपको, बैठना पड़ेगा। सुन लीजिए, मेरा एक सुझाव है आपको, जो आपकी तरफ से ये पहले कहता है समझौते में जाने से पहले कि मंदिर तो वहीं बनेगा, आप मुसलमान अपनी आस्था छोड़ दे और टेबल पे बैठ के बात करते हैं, तो ऐसे समझौते नहीं हुआ करते। फिर तो कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, सबको मान्य होगा। वहां तो ये भी कहा जाता है कि कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तो हम संविधान बदल के बात करेंगे। तो फिर क्या की बात कर रहे हो भाई? देखिए राम का जन्म हुआ, सुन लीजिए, केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, जो करना है आपको कर दीजिए। हर बात में हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाता है, तो बात किस बात की कर रहे हो? ठीक है, मैं आता हूं, लेकिन क्या बेनीवाल साहब आपके मुताबिक अगर ये बात कही जाती है और अगर ये बात है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ है, तो क्या ये इनडायरेक्ट वे में है जो बात कह रहे हैं अमीर हैदर जैदी साहब? क्या वो इनडायरेक्ट वे में कहने की कोशिश है कि भाई यहां पर तो जन्म हुआ है, आप पीछे हट जाइए? क्या ऐसा है? क्योंकि उनको यही शक है, उनको यही खदशा है। देखिए हमारे वहां के मथुरा और काशी भी है एजेंडे। जैदी साहब उस बात को देखिए, बहुत देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मसला है जैदी साहब। आप वहां के अयोध्या के मुसलमानों से पूछिए ना, वो बताएंगे अंसार साहब के जो पिता थे वो मर गए, रो रो के मर गए। मैं भुक्तभोगी हूँ, बिजनौर में मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। आपने 92 के दंगे मैंने देखे, मैं नहीं चाहता कि मुल्क उसमें जाए, लेकिन आप कोई प्रपोजल तो दीजिए। ठीक है, ठीक है, हरीश आप मुसलमान पक्ष को संदिग्ध बनाना चाहते हैं, आपकी अपना कोई प्रपोजल नहीं देते। वहां पर आपकी सरकार है, योगी जी का भी बयान आया और उस बयान पर अमीर हैदर जैदी साहब सवाल उठा रहे कि अन्य मसले भी हल हो जाएंगे, तो क्या दूसरे मसलों को इसके लिए अटकाया गया है? ये सवाल उनका। और जब बातचीत हो रही है तो बातचीत में वीएचपी को भी क्यों नहीं शामिल किया जाता? सभी के पास तो प्रपोजल पहुंचना चाहिए ना। फिर बातचीत श्री श्री रविशंकर जी कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस तो वही बता सकते हैं कि किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वही क्योंकि न तो सर आपका मौकिफ, आपका पक्ष क्या है? नहीं, मेरा पक्ष ये है कि एक अच्छी पहल है, एक अच्छे काम के लिए वो काम कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, सबको स्वागत करना चाहिए। और राजनीति से ऊपर उठ करके अगर एक देश के लिए, एक समाज के लिए एक स्वस्थ परंपरा का निर्माण होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और जो लोग इसमें सर बीच का पक्षकार जो होता है वो दोनों पक्षों को प्रपोजल देता है। जब किसी चीज का विवाद होता है तो उसका एक प्रपोजल दिया जाता है कि ये 2-3 प्रपोजल उसके पास होते हैं कि इस पे मान लीजिए, इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए। एक भी प्रपोजल आपने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को नहीं दिया। वीएचपी आपका विरोध कर रही है, तो श्री जो है या सरकार के नुमाइंदे हैं या सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे हैं? किसके नुमाइंदे? किस हैसियत से बात कर रहे हैं? ये कोई जरूरी नहीं कि सरकार के नुमाइंदे हो, सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे हो, तभी वो हल होगा। तो प्रपोजल क्या है? अगर ये दोनों पक्षकार, ये जितने पक्षकार हैं इसके, ये किसी के बात पे, किसी की वार्ता के बाद एक एमिकेबल सेटलमेंट पे वसीम रिजवी को आपको प्रपोजल दिया आता है, उसका प्रपोजल आप पब्लिश कर देते हैं जिसका कोई मकसद नहीं, वास्ता नहीं, वो अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए घूम रहा है, भागा फिर रहा है, नए नए पक्षकार पैदा कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से आप बात नहीं करेंगे, फिर बात किससे कर रहे हैं? किसी भी ये कह रहे हैं जो के पीछे बीजेपी और आरएसएस है। इस पहल पर
सब एक साथ आते हैं और समझौता करते हैं तो ये अच्छी बात होगी। ठीक है, अच्छी बात है, तो लेकिन श्री रविशंकर जी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। अगर एक अच्छे उद्देश्य के लिए वो पहल कर रहे हैं तो स्वागत योग्य है, सबको स्वागत मालूम है। जमुना के किनारे जो उन्होंने किया था वो सब कुछ उस पर सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान ले रहा है, वहां तो सम्मान नहीं कर सके। हरीश श्रीवास्तव जी निकालना, कमियां निकालना, आलोचना करना, ये मुझे लगता है कि बहुत मीन बात है, बहुत सफेद। लेकिन राजकुमार भाटी जी तो श्री रविशंकर जी के पीछे आपको और आरएसएस को तलाशते हैं। उनके मुताबिक तो आप और आरएसएस हैं, बीजेपी और आरएसएस। हरीश श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का भी हो चला है। हम ब्रेक से लौटेंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर से यहीं से बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। तो अयोध्या मसले पर सुलह की एक नई पहल हो रही है, लेकिन यह पहल कहां तक पहुंचेगी? क्या यह पहल हल तक भी पहुंचने वाली है? क्योंकि उससे पहले ही कई तरह के बयानात और कई तरह से इसकी मुखालिफत भी शुरू हो गई है। इसी पर हम जरा बातचीत कर रहे हैं और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बातचीत से हल निकल सकता है और क्या सब लोग इस बातचीत से मुतफिक हैं कि नहीं है। लेकिन इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी भी मौजूद है, लखनऊ स्टूडियो से बीजेपी के तर्जुमान है। हरीश जी, अगर राजकुमार भाटी जी श्री रविशंकर जी की पहल के पीछे बीजेपी और आरएसएस को तलाशते हैं, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? कैसे डिफेंड करेंगे कि आप इसके पीछे नहीं हैं और श्री रविशंकर बिना किसी साइड के ही वो एक मिडिल अप्रोच के साथ पहुंच रहे हैं? हरीश श्रीवास्तव जी, हरीश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हरीश जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन अमीर हैदर जैदी साहब, ये तमाम कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन क्या इस बातचीत को आगे बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए? बात तो वसीम रिजवी साहब के बारे में होने लग रही है। अगर वो भी अपनी बात रख रहे हैं या फिर श्री रविशंकर अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, तो क्या वेट एंड वॉच नहीं किया जा सकता? नहीं, स्वागत होनी चाहिए बाहर के। हम हमेशा कह रहे हैं कि बात से मसले का हल होना चाहिए, लेकिन पक्षकार जो है उनसे बात होनी चाहिए। जब कोई बीच में नुमाइंदा नियुक्त होता है तो वो 3-4 प्रपोजल लेके आता है। वो प्रपोजल लगता है भाई ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, कोई प्रपोजल नहीं है, किसी को प्रपोजल नहीं दिया जा रहा है। दूसरी एक चीज ये है कि एक नया पक्षकार पैदा करके, एक नए लोग पैदा करके उसे विवादित करना चाहते हैं और मुसलमानों के पक्ष को संदिग्ध करना चाहते हैं। वो संदिग्ध नया पक्ष क्यों आ रहा है? कोई प्रपोजल तो होना चाहिए। हरीश श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि क्या ये एक नया पक्ष और ये एक्सेप्टेबल नहीं है हर जगह? और दूसरी बात ये भी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी, कि राजकुमार भाटी जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि श्री रविशंकर जी के पीछे बीजेपी और आरएसएस है, तो आप कैसे इसे डिफेंड करेंगे? देखिए साहब, मैं न तो ये जानता हूं कि उनके पीछे कौन है, आगे कौन है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि पूरी दुनिया में एक नॉन पर्सनालिटी है श्री रविशंकर जी, और पूरी दुनिया में उनका बड़ा सम्मान है। नहीं सर, आप ये बताइए, राजकुमार भाटी जी तो बीजेपी पर सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं ना कि आपने उन्हें बीच में खड़ा किया है, और अमीर हैदर जैदी साहब भी कह रहे हैं कि नया चेहरा ला दिया गया जबरदस्ती। तो क्या इसके पीछे कहीं से भी बीजेपी है? अगर सवाल उठ रहे हैं तो सर जवाब आपसे ही चाहेंगे ना। नहीं, ये राजकुमार भाटी जी का और जैदी साहब का जो आरोप है वो दैट इज हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो उनकी पहल है, जिस पहल को लेकर के वो आगे बढ़े हैं, वो उस पहल पे अगर जो बाबरी मस्जिद, ये जो इशू है राम मंदिर का, और इसके जो फरीकैन हैं, ये एक सेटलमेंट पे आते हैं। पहले तो वो जो बात कर रहे हैं और बात के बाद जो जब तक उनकी तरफ से कोई बात सामने न आवे तब तक उसको लेकर पहले तो श्री रविशंकर ये बयान दे कि मेरे पास आके मुस्लिम पक्षकार बात करें और सारे हिंदू पक्षकार मेरा कहना मानेंगे। मैंने उनसे बात कर ली है, तो मुस्लिम पक्षकारों को भी पढ़ के आगे बात करनी चाहिए। वो ये आज तक ये नहीं साबित कर पाया अभी तक, ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कि मेरा कहना मुस्लिम हिंदू पक्षकार मानेंगे।
वहां वो लेकिन बात राजकुमार नहीं भाटी करना जी, चाहते हैं। मैं आ रहा हूं, अमीर अगर जैदी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। राजकुमार भाटी जी, जो दलील दी जा रही है, हरीश श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे हैं या आपके इल्जाम को हाइपोथेटिकल कह रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? चाहिए मुस्लिम समाज से भी बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं जो चाहते हैं कि अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बने, और अनेक बार सार्वजनिक रूप से उनका बयान भी आया है। तो और अनेक लोगों ने कहा है कि लोगों को आगे आकर के। हरीश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, हरीश जी आता हूं। राजकुमार जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। ये जो राजकुमार जी या जयदी साहब जो लोग भी जिस पहल की आलोचना कर रहे हैं, इनकी राजनीतिक बात है। ठीक हरीश जी, आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, पहल होनी चाहिए, समझौता होना चाहिए, लेकिन पहल है। जयदी साहब मैं आ रहा हूं। राजकुमार भाटी, समाज के लिए एक सकारात्मक बात है। ठीक है, ठीक है हरीश श्रीवास्तव करना चाहिए। शायद आवाज नहीं पहुंच रही हरीश श्रीवास्तव जी के पास। ठीक है हरीश जी, इस मामले में अगर साफ मन से, साफ नियत से, ईमानदारी के साथ कोई गंभीर प्रयास किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सुलह का रास्ता निकल जाएगा। नहीं तो लेकिन साफ मन से बोलेंगे राजकुमार, अगर पक्ष ये साफ मन नहीं है। नहीं, अभी किया ही नहीं गया, वो लगातार अभी कह रहे हैं जफर आपके इल्जाम पे तो सीधे कह दिया कि हाइपोथेटिकल आप खाली हवा बात कर रहे हैं। नहीं, रविशंकर के पीछे बीजेपी आरएसएस। देखिए रविशंकर जी कौन सा प्रस्ताव लेकर आए हैं, कौन सी उन्होंने साफ सफाई की बात की है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मंदिर तो यहीं बनेगा, राम जन्मभूमि तो यहीं पर है, राम जी तो यहीं पैदा हुए थे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है हम सुलह का रास्ता निकालना चाहते हैं। तो कोई प्रस्ताव रखिए आप, अगर आपको यहीं मंदिर बनाना है तो मुस्लिम समाज के सामने आपको प्रस्ताव रखिए। राजकुमार जी जब पहुंचेंगे तभी तो बात रखेंगे, तभी तो प्रस्ताव रखेंगे, प्रपोजल तभी। नहीं, रविशंकर जी की हैसियत क्या है पूरे मामले में? रविशंकर जी की हैसियत क्या है, किस हैसियत से वो कर सकते हैं? कोई प्रस्ताव उनके सामने रखा जाए, क्या उनकी हैसियत है, उसे मनवा देंगे? तो या तो सुप्रीम कोर्ट कोई मध्यस्थ नियुक्त करे या सरकार कोई मध्यस्थ नियुक्त करे, तब कोई फैसला। हरीश श्रीवास्तव जी, इसमें सिर्फ एक माना जाना नाम होना ही काफी है या फिर हर तरफ से एक्सेप्टेंस? जो मैं पूछ रहा था कि हर फरीक उनकी बात से मुत्तफिक होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? और रविशंकर जी क्या यह बात कह पाएंगे कि मैंने सबसे बात कर ली और सब मेरी बात मानते हैं? देखिए ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि ये कोई अगर सेटलमेंट बनता है तो कोई गोपनीय रह जाएगा। अगर कोई सेटलमेंट बनता है तो सबके सामने आएगा ना। और हम अगर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनको नहीं करना चाहिए, किसके पक्षकार हैं सर, लेकिन एक्सेप्टेंस की बात तो माननी चाहिए ना कि उनकी एक्सेप्टेंस कितनी है, सभी फरीकैन के बीच उनकी एक्सेप्टेंस कितनी है? आपने कह दिया कि पूरी दुनिया में माना जाना नाम है, क्या ये इतना काफी है कि सभी फरीकैन उनकी बात से मुत्तफिक होंगे? एक पूरी दुनिया में जिसको मान सम्मान है, एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है और हर समाज के लोगों में उसका मान सम्मान है, अगर वो एक सकारात्मक पहल कर रहा है तो हम इतनी नकारात्मक बातें आखिर क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम भी श्री श्री रविशंकर का सम्मान करते हैं। नकारात्मक बात है श्रीवास्तव जी इसलिए कर रहे हैं, आप विवाद को निपटाने के बजाय विवाद को तूल दे रहे हैं, आप विवाद को और भड़का रहे हैं, आप सहयोग रखना चाहिए, उसे शांत नहीं करना चाह रहे आप। आली साहब इनका है क्या आरएसएस ने, सुन लीजिए, जब तो दो पक्षकार होते हैं तो एक पक्षकार अपना नुमाइंदा नियुक्त करता है। क्या आरएसएस ने और वीएचपी ने श्री श्री रविशंकर को अपना नुमाइंदा नियुक्त कर दिया है? वो कह रहे हैं कि हमारे इस एजेंडे पे आप बात कर लीजिए, हम यहाँ समझौता कर सकते हैं। नागरिक को ये कोई समझौते का प्रपोजल उनकी तरफ से नहीं आया है, जब भी तो सामने वाला पक्ष कुछ बात करेगा, सामने वाला पक्ष की बात करेगा। ठीक है, मुश्ताक अहमद साहब, और अच्छा ये बातचीत की बात बार बार हो रही है कि बातचीत करिए। हालांकि कानून भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने जैसा कि 94, 95 की भी बात की और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का मौकिफ सामने आया कि बातचीत करिए और हम सालिसी का किरदार, मीडिएटर का किरदार निभाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बातचीत हो कैसे? मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी कौन करेगा, हिंदू तबके की नुमाइंदगी कौन करेगा? ये क्योंकि अकीदत का मामला हो गया है, ये सिर्फ निर्मोही अखाड़ा या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड की ही बात नहीं रह गई है, अब हिंदू मुसलमान की बात है, तो कौन एक्सेप्टेबल है दोनों तरफ से? देखिए, ये जो प्रोसेस ऑफ कंप्रोमाइज है, अगर ये होगा तो ये पहली मर्तबा नहीं होगा, इसके पहले बिल्कुल बहुत बार हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। और वीएचपी वो सारे लीडर्स और एक्शन कमेटी, उस वक्त बाबरी मस्जिद पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं आया था और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत जगहों पे बहुत सारी मीटिंग हुई थी और मेरी, मुश्ताक अहमद एडवोकेट और कमाल फारूकी की
मुलाकात जो है रविशंकर जी से हुई थी उस वक्त जो है। तो इसको आप लोग मत कहिए कि ये पहली बार ये कोशिश हो रही है। नहीं, दूसरी एक और पहल, इसीलिए हम कह भी रहे हैं दूसरी बार कोशिश कि सुलह की एक और पहल। मेरा अपना ये कहना है कि हमारे कुरान शरीफ में आया है सुलह के बारे में बात की गई है, और सुलह हुदैबिया भी हुआ था। सुलह हुदैबिया हमारे प्रॉफिट ने किया था। तो जब कुरान में जो है, जब इसकी पूरी जो है नस है, उसमें जो है वर्ष है, और जो है हुजूर ने जो है उस पर जो है अमल किया था, तो जो है अगर इस तरह का प्रपोजल चाहे जो है रविशंकर जी की तरफ से आता है, वो बहुत इंटरनेशनली फेम के आदमी हैं, हम लोग उनको जानते हैं, तो उसको कोशिश करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मतलब मौका देना चाहिए, कंप्रोमाइज की बात को एकदम आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ाना चाहिए, बीच में ही नहीं रोकना चाहिए। बेनीवाल साहब, आपकी बात कहीं ना कहीं आई, लेकिन ये बताइए कि एक्सेप्टेंस की बात हो रही थी, क्या एक मशहूर और मारूफ शख्सियत होना ही काफी है, या हर फरीकैन के बीच में एक्सेप्टेबल होना भी बहुत जरूरी है, कम से कम अयोध्या विवाद में? देखिए, अयोध्या विवाद में जब श्री कर रहे हैं, देखिए कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है अगर मध्यस्थता मुझे कर लीजिए या आप लोग कर लीजिए, कोई भी करके सुलह करके आए। जैसे अभी बात तो ये है ना कि अभी आप लोग तो नहीं आ रहे ना, यहाँ पर श्री रविशंकर आ रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि मैंने खुद से पहल जब श्री जी जा रहे हैं तो आज उन्होंने गृह मंत्री से अपॉइंटमेंट लिया है, वो मिले हैं, वो ये देखिए सरकार भी अभी होने जा रही है। बता दीजिए, जो लास्ट 1 मिनट है, रविशंकर जी निर्णय लेंगे तो आप उसे मानेंगे? अरे बिल्कुल, निर्णय एसपी मानेगी, देखिए आरएसएस मानेगी, देखिए बिल्कुल श्री की अगर दिलवाइए, अच्छी पहल होती है, अगर अच्छी पहल होती है, अगर अच्छी पहल होती है, नहीं क्यों नहीं, सबके साथ होगी पहल मानेगी। देखिए मेरी बात अगर और मगर आ क्यों जाता है? नहीं, अगर मगर नहीं, अभी तो प्रपोजल पता नहीं, 16 को जाएंगे, दोनों का बयान दिलवाइए, क्या बयान आता है रविशंकर जैदी साहब आ रहा हूं, क्या आपको तब भरोसा नहीं है श्री रविशंकर जी पर? आप कह रहे हैं कि अगर अच्छा प्रपोजल लाते हैं, वो जो भी प्रपोजल लाएंगे आप ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि अच्छा ही होगा। देखिए ये मानेंगे मुसलमान? पक्ष दो, देखिए पक्ष बैठेंगे, दो पक्ष बैठेंगे, हमारे यहाँ पे निर्मोही अखाड़ा है, वीएचपी भी बैठेगा, नहीं साथ में यहाँ पर श्री रविशंकर जी की एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं। वही है, चारों से बात करेंगे, आप खुद उन पर सवाल उठाने लगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी बैठेगा कि अगर उनका प्रपोजल अच्छा होगा, सबसे बात करके प्रपोजल, देखिए कोई तो प्रपोजल लाएंगे। जैदी साहब बार बार यही तो कह रहे हैं, मुस्लिम पक्षकार नहीं, अगर अच्छा होगा तो हम मानेंगे। नहीं, हम तो प्रपोजल जो आएगा उसको विचार दिन किया जाए, सब करेंगे उसको, हाँ विचार करेंगे, ठीक है, बिल्कुल विचार करेंगे। मान लिया कि जो भी प्रपोजल आएगा उसको माना जाएगा, गौर खोज होगा, गौर फिक्र होगी, आप भी करेंगे? नहीं, देखिए सुन लीजिए, ये एक बयान दिलवाए वीएचपी से, आरएसएस से, कि श्री रविशंकर जी जो प्रपोजल लाएंगे जिस पे उनकी सहमति बनेगी मुस्लिम पक्षकारों से, हम उसे मानेंगे, वीएचपी मानेगी, आरएसएस मानेगी। मसला यहाँ ये नहीं है, ये कह रहे हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, अगर मुसलमान तो श्री रविशंकर का सम्मान पर आकर के टिक जाता है और यहीं पर अटक भी जाता है, उनका सम्मान करने की तैयारी नहीं है। दसियों बार कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश कहीं ना कहीं साइड हो गई, किनारे हो गई, दरहम बरहम हो गई, वो कामयाब नहीं हुई। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतनी इजाजत दे रहा हमको बातचीत के लिए, लेकिन सवाल यह है कि ये अगर और मगर आखिर इस मामले से हटेगा कब? क्योंकि जब तक अगर और मगर इस पूरे मामले में रहेगा तब तक इसका हल निकलता दिख नहीं रहा है। लेकिन श्री रविशंकर की पहल सबको ठीक लग रही है, कम से कम पहल को आगे बढ़ने देना चाहिए, जो प्रपोजल है वो सामने आए, कम से कम ये इतना मौका तो मिलना ही चाहिए। आज का मुद्दा में बस इतना ही।